जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा और टॉपिक रहेगा ग्रंथियां। देखो, ग्रंथियों से पहले हम अपने प्रीवियस टॉपिक कोशिकाओं में जाकर के बात करते हैं कि कोशिकाओं के समय हमने कहा था कि हमारा संपूर्ण शरीर जो है वो किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। ये कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। ये उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? ऑर्गन बनाते हैं। और ये ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? अपने पास में संपूर्ण बॉडी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से अपन ने एक संपूर्ण बॉडी का फॉर्मेशन कर लिया था। उस समय मैंने बताया था कि कोशिकाएं जो होती है दो प्रकार की होती है, एक सेक्रेटरी होती है, एक नॉन सेक्रेटरी सेल्स होती है। समझे बात को। वैसे ही हम टिश्यू की बात करेंगे तो टिश्यू भी दो होते हैं, एक सेक्रेटरी होते हैं, एक नॉन सेक्रेटरी होते हैं। अब यहां हम बात करें सेक्रेटरी टिश्यू यानी स्रावी उत्तकों से मिलकर के जिसका निर्माण होता है वो क्या होती है? ग्रंथियां। ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। और ग्लैंड्स की बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथि और एक बहिस्रावी ग्रंथि। अब समझिएगा, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां है उनके लिए हम सीधी बात कर सकते हैं। जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है वो कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अर्थात जहां पर एक पर्टिकुलर किसी अन्य चीज का काम में लिया जा रहा, लेने व ले जाने के लिए, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो हम यहां कह सकते हैं कि नलिकाएं नहीं पाई जाती। सेकंड बात, स्रावी पदार्थों को रक्त में डालते हैं। अर्थात वहां पर पदार्थों को लाने व ले जाने का जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा। समझिएगा बात को। जहां पर रक्त के द्वारा किसी पदार्थ को लाने व ले जाने का काम किया जा रहा है वो कौन से हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्योंकि कौन से मटेरियल को लेके जाएंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियों को। अब इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत सीधी सी बात है, स्रावी पदार्थ जो निकलेगा उसे हम क्या कह देंगे? हार्मोन। तो तीन चीजें आपके पास में आ चुकी है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं? जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है। दूसरा, जो अपने पदार्थ को किस में डालती है? रक्त में डालती है। या जिनके स्रावी पदार्थों को हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। या हार्मोन को प्रेरित करने वाला या हार्मोनों को निकालने वाली जो ग्रंथियां होती है वो कौन सी होंगी बेटा? अंतःस्रावी ग्रंथियां। समझिएगा, सीधी बात समझिएगा। ये अपने पास में कोई टिश्यू है, ये अपने पास में स्रावी उत्तक है। कौन सा है? स्रावी उत्तक। समझ गए बात को। अब ये जो स्रावी उत्तक है ना, यहां से क्या करेगा? सेक्रेट करेगा। सेक्रेट किसको कर रहा है? हार्मोन को। किसको कर रहा है? हार्मोन को। अब ये जो सेक्रेट कर रहा है ना हार्मोन को, ये कौन सी ग्रंथि हो गई बेटा? अंतःस्रावी। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? अंतःस्रावी। समझ गए बात को। तो इस प्रकार से अपने अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर सकते हैं। बहिस्रावी। अब बही का मतलब देखो, अपन हमेशा बाहर से बात करते हैं तो ये नहीं कि शरीर के बाहर पड़ी है, नहीं, शरीर के अंदर ही है। लेकिन कहां है? जहां हम कह सकते हैं जिनमें नलिकाएं पाई जाती है, जिनमें लाने व ले जाने का काम एक नलिका के माध्यम से किया जाता है, कंप्लीटली पथ के द्वारा किया जा रहा है, वो कौन सी है? बहिस्रावी ग्रंथि। सेकंड बात, ये अपने स्रावी पदार्थों को रक्त से बाहर डालते। क्यों? क्योंकि इनके पास में एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, एक पर्टिकुलर पथ है। क्या है? नलिका, जिसको लेने ले जाने का क्या कर रही है? काम कर रही है। स्रावी पदार्थों को क्या कह देंगे? एंजाइम कह देंगे। समझ गई बात को। स्रावी पदार्थों को क्या कह देंगे? एंजाइम कह देंगे। एक चीज ये भी याद रखना कि ये दोनों मटेरियल जो है, हार्मोन और एंजाइम, दोनों कभी भी एक साथ एक ही नली से नहीं गुजरते हैं। क्यों नहीं गुजरते हैं? क्योंकि जब दोनों एक साथ गुजरेंगे तो दोनों केमिकल से बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। बात, और दोनों एक साथ मिलेंगे तो सीधी सी बात है विस्फोट होगा, नली फट जाएगी और कुछ फट जाएगा। समझ लो, लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए दोनों कभी भी साथ में नहीं चलते हैं। इसी प्रकार हम यहां बात करें कि जैसे ये अपने पास में क्या है? स्रावी उत्तक। इनके चारों तरफ क्या बनी हुई है? नलिकाएं बनी हुई। क्या बनी हुई? नलिकाएं। ये किसको सेक्रेट करेगी? एंजाइम को। किसको सेक्रेट करेगी? एंजाइम को। अब ये एंजाइम को सेक्रेट कर रही है तो ये कौन सी होगी बेटा? बहिस्रावी। समझे बात को। तो इस प्रकार से अपन इनको क्या कर सकते हैं? दो प्रकारों में डिवाइडेशन कर सकते हैं। लेकिन एक अपवाद भी होती है, अपवाद नहीं कह सकते, एक तीसरी ग्रंथि भी होती है। जैसे अंतःस्रावी है, ये बहिस्रावी है, उसको अपन कहते हैं मिश्रित ग्लैंड। क्या कहते हैं? मिश्रित ग्लैंड कहते हैं, मिक्स ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे, इस मिश्रित ग्लैंड से हार्मोन भी निकलते हैं और इसी ग्रंथि से क्या निकलते हैं? एंजाइम भी निकलते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और ये जो मिश्रित ग्रंथि है ना, ये अकेली होती है। और वो कौन सी होती है? पैंक्रियाज। ठीक है, इनका कंप्लीटली बात करेंगे तो मिश्रित ग्रंथियों की बात करेंगे। अब हम एक पर्टिकुलर रूप से एक टॉपिक लेके चलते हैं, वो होगा अंतःस्रावी ग्रंथि। क्योंकि सबसे पहले हमने किसको पढ़ा? अंतःस्रावी को। तो अपन सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियों को।
देखो, मैंने एक शरीर का छोटा सा नॉर्मल सा एक चार्ट बनाया है अपन को समझने के लिए, और इसके अंदर आप देखोगे कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के अपन ने नाम मेंशन किए हैं। तो पहले तो हम ये बात कर ले कि कहां कहां कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, फिर इनका एक डेरिवेटेड रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, अपने पास में यहां पर देखो मस्तिष्क की बात करेंगे। सबसे पहले ये जो ब्रेन का पोर्शन ना, इसकी बात करेंगे। इस ब्रेन में कौन कौन सी ग्रंथियां, तो देखो यहां पर बेसिकली 3 ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 3 पाई जाती है। एक होती है पीनियल ग्रंथि, एक होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और एक होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। तो ब्रेन में कितनी ग्रंथियां हैं? 3। पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि। समझ गए बात को? इसके अलावा हम बात करें, ब्रेन से थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये जो गर्दन वाला हिस्सा है ना, यहां पर भी एक ग्रंथि है। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। चौथे नंबर पे कौन सी पढ़ेंगे अपन? थायराइड ग्रंथि। गले में कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। समझ गए बात को? गले से थोड़ा सा पीछे, गले से थोड़ा सा पीछे कौन सी ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी है? पैराथायराइड ग्रंथि। समझ गए बात को? गर्दन से जस्ट पीछे की ओर कौन सी? पैराथायराइड। अपन बात करें नीचे की ओर आते, थोड़ा सा गले से थोड़ा सा नीचे आते, ये राइट हिस्सा, ये लेफ्ट हिस्सा। यहां सेंटर के अंदर कौन सी है? वक्ष के अंदर थाइमस ग्लैंड। कौन सी है? थाइमस ग्लैंड। यहां पे कौन सी है? थाइमस ग्लैंड। राइट और लेफ्ट के बीच में कौन सी है? थाइमस ग्लैंड। समझ गए बात को? इसके अलावा फिर थोड़ा सा नीचे आओ, ये थोड़ा सा नीचे आए, यह आमाशय वाला हिस्सा हो गया। यहां से साइड में अपने पास में ग्रंथि निकली होती है जो मिश्रित ग्रंथि है, अपन ने बताया अपवाद स्वरूप। वो कौन सी हो जाएगी? पैनक्रियास। जिसमें किसमें पढ़ेंगे अपन? मिश्रित ग्रंथियों पढ़ेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आओ, किडनी वाला पोर्शन आ जाता है, और किडनी वाले पोर्शन पर अपर साइड पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे अपन क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड, अधिवर्गक ग्रंथियां कहते हैं। और उसके थोड़ा सा नीचे आ जाओ, नीचे आओगे तो जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथियों की बात करें, 2 होते हैं। एक अपने पास टेस्टिस हो जाएगा, एक अपने पास में क्या हो जाता है? ओवरी हो जाता है। दोनों गोनेट ग्लैंड बोल दो, या आप इसको क्या बोल दोगे? सेक्स ग्लैंड बोल दोगे। ठीक है, जिनसे अपने पास में हार्मोनों का क्या होता है? उत्तेजन होता है। उत्तेजन को बाहर, हार्मोन को बाहर निकाला जाता है। समझ गए बात? तो इस प्रकार से पर्टिकुलर रूप से अपन क्या चर्चा कर सकते हैं? एक अंतःस्रावी ग्रंथि के पोर्शंस की चर्चा कर सकते हैं। दोबारा समझ लिए, ये ब्रेन पार्ट है। ब्रेन में कितनी ग्रंथि? 3 ग्रंथि। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। ब्रेन में कितनी? 3। पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्रंथि। समझ गए बात को? थोड़ा सा नीचे आएंगे, गर्दन वाला हिस्सा। ये गर्दन में कितनी ग्रंथि? 2। अपर साइड में कौन सी है? थायराइड है। अपर साइड में थायराइड, पीछे की साइड में पैराथायराइड। जो दिख रही है वो थायराइड, पीछे की साइड में कौन सी? पैराथायराइड। नीचे आएंगे थोड़ा सा सेंटर में, लेफ्ट और राइट के बीच में वक्ष में कौन सा है? थाइमस ग्लैंड। कौन सा है? थाइमस ग्लैंड। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अपने पास में पेट से जस्ट नीचे की ओर कौन सा पाया जाता है? अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियास ग्लैंड पाया जाती है। समझ गए बात को? उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, अपने पास में किडनी के लेवल पे आएंगे, तो किडनी पे पास में कौन सी? किडनी के जस्ट ऊपर की एक लेयर बनी होती है। कौन सी होती है? अधिवर्गक ग्रंथि। कौन सी होती है? अधिवर्गक। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो कौन सी ग्रंथि होती है? गोनेड ग्रंथि होती है। सेक्स ग्लैंड होती है। ओवरी और टेस्टिस में पाई जाती है, महिलाओं में ओवरी, और नर के अंदर कौन सी? मेल के अंदर कौन सी? टेस्टिस। यहां पर कौन सी होती है? गोनेड ग्लैंड, जो हार्मोनों का क्या करती है? उत्तेजित करती है, हार्मोनों को बाहर निकालने का काम करती है। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बेसिकली बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि की कुछ पोर्शंस की, कि अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन कौन सी ग्रंथियां आती है। तो उसमें सबसे पहले ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी है? हाइपोथैलेमस। और हमने कहा था कि इस अंतःस्रावी ग्रंथि के पोर्शंस में ब्रेन वाला जो हिस्सा है उसमें 3 पाई जाती है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल। जिसमें सबसे पहले कौन सी है? हाइपोथैलेमस। कहां पाई जा रही है? ब्रेन में। कहां पाई जा रही है? ब्रेन में। और ब्रेन में कहां पाई जाती है? मस्तिष्क का एक भाग होता है थैलेमस। कहां पाई जाती है? थैलेमस के पास। इनकी सबसे ज्यादा चर्चा अपन मस्तिष्क के दौरान करेंगे, जब मस्तिष्क का एक पर्टिकुलर बात पढ़ेंगे। समझिए बात को? अब देखें कि ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना, वो क्या करता है? कौन से हार्मोन को निकालेगा? नर्वस हार्मोन को। कौन से हार्मोन को निकाल रहा है? नर्वस हार्मोन को बाहर निकालता है। काम क्या है? सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। या मैं ये कह दूं कि हाइपोथैलेमस का मेन काम जो होता है, बॉडी के अंतर्गत होने वाली अन्य जो एक्टिविटीज होती है उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है, जो स्वतः उत्पन्न हो जाती है। समझ लो बात को? ये अपने पास में कहां से होती है? हाइपोथैलेमस से। या मैं ये कह दूं कि भावनात्मक रूप से होने वाली जो प्रक्रियाएं होती है, जो
स्वतः उत्पन्न होती है वो कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस। उनको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और देखो भावनात्मक की बात हो रही है, फीलिंग्स की बात हो रही है, तो देखो फीलिंग्स के लिए अपने पास में दो हार्मोन और होते हैं, बेसिकली दो हार्मोन और होते हैं। एक होता है एडिपस। कौन सा होता है? एडिपस हार्मोन। और एक कौन सा होता है? इलेक्ट्रा हार्मोन। समझ रहे हो बात को? एडिपस और इलेक्ट्रा की सबसे बड़ी बात करें तो एडिपस जो होता है ना, वो तो लड़कों में पाया जाता है और इलेक्ट्रा लड़कियों में पाया जाता है। एडिपस हार्मोन जो होता है वो लड़कों को अपनी मां की तरफ आकर्षित करता है, अर्थात लड़के जो होते हैं अपने मां से ज्यादा प्यार करते हैं। और मां का मोह भी सबसे ज्यादा किन की तरफ होता है? लड़कों की तरफ होता है। वहीं अगर हम बात करें लड़कियों की, तो लड़कियों में कौन सा है? इलेक्ट्रा। वो किससे प्यार करती है? अपने पिता से ज्यादा प्यार करती है। और पिता का मोह भी सबसे ज्यादा किन की तरफ होता है? लड़कियों की तरफ होता है। समझ रहे हो बात को? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो हार्मोन और होते हैं, एक इलेक्ट्रा और एक एडिपस। समझ गए बात को? अब आपने देखा होगा अपने परिवारों में, तो एडिपस और इलेक्ट्रा को देख सकते हो क्योंकि एडिपस लड़कों में पाया जा रहा है और किसकी तरफ आकर्षित है? माँ की तरफ। अर्थात माँ को आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा फिक्र जो होती है वो अपने बेटे की करती है। समझ रहे हो बात को? बेटे को रोटी डाल रहे तो उसके अंदर घी डाल के देगी। समझ रहे हो बात? प्यार लड़की से भी करती है, बेटी से भी करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मोह ज्यादा किसकी तरफ होता है? लड़की की तरफ। वहीं अगर इलेक्ट्रा की बात करें तो इलेक्ट्रा किन में? लड़कियों में। किन की तरफ आकर्षित? पिता की तरफ आकर्षित। तो प्यार किससे करती है वो सबसे ज्यादा? पिता से। पिता का प्यार भी किसके लिए होता है? सबसे ज्यादा बेटियों के लिए होता है। इसीलिए कहा जाती है बेटियां जो होती है वो अपने पापा की लाडली होती है। समझ रहे हो बात को? और इसके अलावा देखो अगर एक पोर्शंस की और बात करें यहाँ पे, चलो छोड़ो आगे बात करेंगे उसकी। तो कितने अपने पास में? दो, एडिपस और इलेक्ट्रा, भावनात्मक रूप से बात करें तो। समझ रहे बात को? इसके अलावा हम बात करें दूसरे पे आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। समझ रहे हो बात को? मास्टर ग्रंथि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शरीर के सभी हार्मोनों को, चाहे वो एड्रिनल से हो, चाहे वो थाइमस से हो, चाहे वो पीनियल से हो, चाहे वो पेनक्रियास से हो अपने पास में, चाहे गोनेड से हो अपने पास में, इन सब को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। कौन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। समझ रहे हो बात को? और अगर हम सीधी बात करें कि अपने माइंड में कुछ थॉट्स आते हैं और उन थॉट्स को हम सोचते रहते हैं, रिवाइंड करते रहते हैं और वो चलता रहता है और वो चीजें अपने पास में स्वतः होती रहती है ना, वो कहाँ? देखो हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस के नीचे कौन है? पिट्यूटरी। तो काम कहां से हो रहा है? पिट्यूटरी से। कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो स्वतः ही काम हो रहा है। हमने किसी चीज के लिए सोचा कि ऐसा हो सकता है। समझ रहे हो ना बात को? या अपन सीधी बात करें, जब हम घर से कहीं जाते हैं या किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, तो जो रास्ता होता है वो हमें बहुत दूर लगता है जब हम जाते हैं। तो क्यों? हमारे माइंड में थॉट बनता है कौन जाएगा, क्या करेंगे। समझ रहे हो बात को? तो वहां पर अपने माइंड के थॉट्स काम कर रहे थे, इसलिए माइंड में पहले से रील बन गई और रील जब चल रहे थे अपन, तो चलते चलते वो रास्ता हमें बहुत दूर दिखाई देता है। लेकिन आपने देखा होगा जब आप वापस अपने घर को आते हो तो आपके माइंड का रील जो होता है वो करता है घर जल्दी चल रहा है और आप आ भी जल्दी जाते हो, लेकिन रास्ता तो उतना ही था ना, लेकिन थॉट्स क्या थे? वो उतने काम कर रहे थे। उधर तो आपको बहुत दूर लग रहा था, इधर क्या कर रहे थे? कम लग रहा था। समझो? तो ये थॉट्स क्या करते हैं? अपने आप को रिवाइंड करते हैं। समझो? तो ये दोनों मिली भगत किसकी होती है? हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि। समझ रहे हो बात को? या टीएसएच के बाद में हम बात करते हैं एलटीएच की। और एलटीएच अपन किसको कह रहे हैं? लैक्टोजेनिक हार्मोन। किसको कह रहे हैं? लैक्टोजेनिक हार्मोन। और इसी लैक्टोजेनिक हार्मोन को हम क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोलैक्टिन। समझिएगा, देखो एलटीएच और ऑक्सीटोसिन दोनों को समझिएगा, दोनों क्या कह रहे हैं? प्रोलैक्टिन का मतलब होता है दुग्ध निर्माण। क्या हो रहा है? दुग्ध निर्माण। तो एलटीएच क्या काम कर रहा है? दुग्ध निर्माण करता है। क्या करता है? दुग्ध निर्माण करता है। तब गर्भावस्था के बाद में माता के अंतर्गत स्तनों में दुग्ध निर्माण का काम जो होता है वो एलटीएच के द्वारा होता है या प्रोलैक्टिन के द्वारा होता है। और इसीलिए प्रोलैक्टिन को अपन क्या कहते हैं? दुग्ध हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध हार्मोन भी कहते हैं। तो याद रखना, दुग्ध हार्मोन हम किसे कहेंगे? प्रोलैक्टिन को। समझिए बात को? अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। देखो इसके विपरीत हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन को हम कौन सा हार्मोन भी कहते हैं? लविंग हार्मोन भी कहते हैं। देखिएगा, ये दुग्ध बना रहा है, स्तनों के अंदर दुग्ध बना रहा है, लेकिन स्तनों से दुग्ध को बाहर कौन निकाल रहा है? ऑक्सीटोसिन। समझ गए बात को? माता में स्तनों से दुग्ध को बाहर निकालने का काम किसका है? ऑक्सीटोसिन का। अर्थात कई बार देखे होंगे कि गाय भैंस जब दूध नहीं देती है,
या उनका बछड़ा मर जाता है, तो समझ रहे बात को, तो दुग्ध निर्माण तो हो रहा है वहां पर, लेकिन दुग्ध बाहर नहीं आ रहा है। उस स्थिति में वो क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। समझ रहे बात को, और ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाने से दुग्ध क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। समझ रहे बात को, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो दुग्ध को बाहर निकालने का काम करता है। समझ रहे बात को, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिल्क सेक्रेटरी हार्मोन कहते हैं। क्यों, क्योंकि दुग्ध का स्राव कर रहा है, इसलिए अपन इसको क्या कहेंगे, मिल्क सेक्रेटरी हार्मोन कहते हैं। समझिए, इसे हम क्या कहते हैं, डिलीवरी हार्मोन भी कहते हैं। डिलीवरी हार्मोन किसे कहेंगे, ऑक्सीटोसिन को। क्यों कहते हैं, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान जब प्रसव की प्रक्रिया होती है उस समय गर्भावस्था में संकुचन पैदा कर देता है। समझो बात को, जो पीड़ा होती है या जो पीड़ा होती है उस समय गर्भावस्था को पूर्ण रूप से संकुचित करने का काम जो होता है वो किसका होता है, ऑक्सीटोसिन का। देखो, डिलीवरी के अंतर्गत दो काम करती है, प्रसव में दो काम करते हैं, एक तो ऑक्सीटोसिन करता है, एक रिलैक्सिन करता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन तो यहां पर संकुचन पैदा करने का काम करता है गर्भावस्था में। वहीं पे रिलैक्सिन जो होता है योनि के सिम्फाइसिस को क्या करता है, ढीला करता है। वेजाइना के सिम्फाइसिस को क्या कर देता है, ढीला कर देता है, जिससे बच्चा जो होता है सुरक्षित क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। समझे बात को, तो सीधी सी बात है, जितना रिलैक्सिन स्रावित होगा, जितनी ज्यादा में रिलैक्सिन स्रावित होगा उतनी ही नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। जितना ऑक्सीटोसिन ज्यादा स्रावित होगा उतनी ही नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ रहे बात को। इसके अलावा इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से डोपामाइन व सेरोटोनिन का क्या होता है, स्राव होता है और बढ़ जाता है। डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्राव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो सीधी बात मैं ये कह सकता हूं कि इसको मैं क्या कह रहा हूं, लविंग हार्मोन। लविंग हार्मोन क्यों कह रहे हैं, स्नेह करने वाला। समझे बात को, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है तो उस समय जो हार्मोन सबसे ज्यादा बढ़ता है शरीर में वो कौन सा होता है, लविंग हार्मोन। समझ गए बात, या सीधी बात समझो, जब एक लड़का एक लड़की की तरफ आकर्षित होता है या एक लड़की एक लड़के की तरफ जब आकर्षित होती है, जब दोनों के अंतर्गत प्यार वाली चर्चाएं चलती है और प्यार की गतिविधियां आगे बढ़ती है, उस समय जो हार्मोन रिलीज होता है वो कौन सा होता है, लविंग हार्मोन। और उस समय उनकी बॉडी के अंतर्गत सबसे ज्यादा डोपामाइन निकलता है और क्या निकलता है, सेरोटोनिन निकलता है। समझ लो बात को, क्योंकि सेरोटोनिन जो होता है खुशी वाला हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, खुशी वाला हार्मोन। खुशी जाहिर होती रहती है। समझ रहे हो बात को, तो जब प्यार होता है तो उस समय खुशी जाहिर होती है। समझ रहे हो बात को, तो किसकी वजह से, सेरोटोनिन की वजह से। समझ रहे बात, तो इस प्रकार से हम उनकी क्या कहते हैं, चर्चा। और देखो, मैंने लविंग हार्मोन पढ़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार करने निकल पड़ो। समझे बात को, क्या आपको तो बता दिया कि लविंग हार्मोन है तो आकर्षित करने चढ़ेंगे, कभी तो आकर्षित होगा। इसका मतलब ये नहीं है, अपने आप स्वतः निकलता है। समझ गए बात को। और इसके बाद में हम पढ़ते हैं वैसोप्रेसिन हार्मोन की बात करते हैं। जहां वैसोप्रेसिन का नाम आ गया तो एडीएच की बात करेंगे। एडीएच की फुल फॉर्म हो जाएगी एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अब ये जो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है, तो यूरेटिक जुड़ रहा है तो यूरिन से जोड़ दो। तो एडीएच का मतलब क्या होता है, तो ये यूरिन से जल को लेकर आता है और कहां छोड़ता है, रक्त में छोड़ देता है। कहां छोड़ देता है, रक्त में छोड़ देता है। समझ गए बात को, क्यों, क्योंकि किडनी के अंतर्गत 95% क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, 95% वाटर होता है, तो ये किस में छोड़ देता है, रक्त के अंदर ला करके छोड़ देता है। अब समझो, अब देखो एडीएच ज्यादा हो और एडीएच कम हो तो क्या होगा, तो अगर एडीएच की ग्रोथ ज्यादा हो रही है, अपने पास में एडीएच हार्मोन ज्यादा निकल रहा है, तो यूरिन में पानी की क्या होती है, कमी। समझ गए बात को, यूरिन में पानी की क्या होगी, कमी। यूरिन क्या आएगा, कम आएगा। मूत्र त्याग की संख्या क्या रहेगी, कम। समझ गए बात को, यूरिन में पानी की कमी रहेगी, पानी नहीं आएगा। ठीक है, टोपा टोपा आएगा, यूरिन कम आएगा और मूत्र त्याग की संख्या कम, यानी दिन में 2 बार। समझो, बहुत कम मूत्र त्याग किया जाए। वही एडीएच अगर कम है तो क्या होता है, यूरिन में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, यूरिन भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा और मूत्र त्याग की संख्या भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। समझ बात हो, तो सीधी बात है, यूरिन में पानी की मात्रा ज्यादा, मतलब बाढ़ भी ला सकता है। यूरिन ज्यादा विसर्जित होगा और मूत्र त्याग अर्थात मूत्र त्यागने की प्रोसेस जो होगी वो ज्यादा बार होगी। समझ गए बात को। यहाँ पे 2 चीजें और पढ़ते हैं, डायसूरिया और डायूरिया पढ़ सकते हैं। देखो, डायसूरिया किसे कहते हैं, पेन ड्यूरिंग यूरिन। जब अपन मूत्र त्याग करते हैं तो उस दौरान अपने पास में क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है। आप सुसु करने गए या मूत्र त्याग करने गए, उस समय अगर पेन हो रहा है तो वो कौन सी अवस्था दर्शा रहा है, डायसूरिया अवस्था।
और अगर यूरिन की मात्रा ज्यादा लग रही है, यूरिन की मात्रा ज्यादा लग रही है, तो वो कौन सी को दर्शा रहा है? डाई यूरिया को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? डाई यूरिया को दर्शा रहा है। तो मैं सीधी बात कह सकता हूँ, जो लोग चाय ज्यादा पीते हैं, जो लोग कॉफी ज्यादा पीते हैं, जो लोग अल्कोहल का सेवन ज्यादा करते हैं, उनमें एडीएच की क्या हो जाती है? मात्रा कम हो जाती है। अर्थात वहां पर मूत्र त्याग की संख्या की ग्रोथ क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो चाय, कॉफी और अल्कोहल, इन सब के सेवन से एडीएच की मात्रा क्या हो जाएगी? कम। एंटी डायूरेटिक हार्मोन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम, जिससे मूत्र त्याग की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा। यूरिन में पानी क्या आ जाएगा? ज्यादा। यूरिन की मात्रा क्या हो जाएगी? ज्यादा। और मूत्र त्यागने की संख्या में भी ग्रोथ हो जाएगी ज्यादा। समझिए बात। इसी प्रकार बात करें ग्रोथ हार्मोन की, लास्ट एंड फाइनल बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसे अपन एसटीएच भी कहते हैं, और एसटीएच को अपन कहते हैं सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। देखिएगा, ये जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि। ग्रोथ का मतलब वृद्धि। तो सीधी सी बात है, बॉडी के अंतर्गत वृद्धि करने का जो काम है वो किसका है? ग्रोथ हार्मोन का। सीधी बात है, बॉडी के अंतर्गत जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, या अस्थियां बलिष्ठ हो रही है अपने पास में, शरीर बलवान दिखाई दे रहा है, वो सब किसका काम है? ग्रोथ हार्मोन का। किसका काम है? ग्रोथ हार्मोन का। अब सीधी बात है, अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया, वृद्धि नहीं होगी। समझे बात को? तो ग्रोथ हार्मोन अगर कम है तो क्या हो जाएगा? बोनापन। क्या हो जाएगा? बोनापन। ठिंगना सा दिखाई देगा, जिसे आम भाषा में अदरक की गांठ कहते हैं, अपने पास में ठिंगना कहते हैं। ठीक है। और अगर अपने पास में जीएच ज्यादा हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाता है, तो उस समय भीम कायता उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है? भीम कायता उत्पन्न हो जाती है। और भीम कायता को अपन क्या कहते हैं? गायनेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? गायनेटिज्म। भीम कायता मतलब भीम जैसा शरीर, अर्थात शरीर क्या हो जाता है? बलिष्ठ हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो इस शरीर बलिष्ठता की वजह से अपन क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो कुछ बच्चे जो होते हैं अपने पास में, समय से पहले ही ऐसे दिखाई देने लग जाते हैं कि पता नहीं इसकी एज कितनी है, तो वहां पर ग्रोथ हार्मोन क्या है? ज्यादा। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से अपन एक ग्रंथियों की और अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर सकते हो। ग्रंथ अंतःस्रावी में भी कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड की। समझ गए? कल आप जब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, पीनियल ग्रंथि से शुरुआत करेंगे, जो मस्तिष्क का तीसरा पॉइंट होगा। समझ गए बात को? तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए।